नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। राजेश का लालन पोषण बचपन से ही बहुत लाड प्यार और दुलार से किया गया था। 5 बच्चों में जितनी ज़्यादा देखभाल विशेष रूप से उसकी की गई थी, शायद अन्य किसी भाई बहन की नहीं। इसी कारण अक्सर उसकी लड़ाई अपनी छोटी बहन सीमा से होती। जब वो रात में रोटियां सेकती तो वो पराठे सेकने को गई था। सीमा कहती, सबके लिए एक ही नियम है, सब रोटी खा रहे हैं तो तुम्हें भी रोटी ही खानी पड़ेगी, तुम कोई विशेष तो नहीं। और वो मम्मी से सीमा की शिकायत कर देता। माँ से सीमा की शिकायत कर देने के बाद उसके लिए सीमा को आखिर तू मेमे के बाद भी पराठे सेकने ही पड़ते। ऐसे ही उसकी सारी जिदों पर हर बार मान लिया जाता था। उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया गया, बाकी बच्चों को प्राइवेट हिंदी मीडियम स्कूल में। ये सब शायद इसीलिए था कि वो कई बच्चों के बाद बड़ी मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा था। उसके होने के बाद कई मंदिरों में जाकर नानी ने दुआएं मांगी थी। और आज जब उसकी सर्विस एक गवर्नमेंट ऑफिस में हो गई तो उसकी माँ और पिता के सपने एक सुंदर बहू के लिए सजने लगे। राजेश ने बचपन से ही देखा था कि गरीबी की हालत में भी माँ पिता ने कभी उसकी आंखों में पानी नहीं आने दिया था। पिता किस तरह बचपन में अपनी साइकिल पर बैठ उसे 4-5 किलोमीटर स्कूल छोड़ने जाते थे और लाते भी थे। एक एक बात, जो स्नेह, जो प्यार उसे तकलीफ के दिनों में भी अपने माता पिता से मिलती रही, उसे एक ताज़ा याद बनाकर अपने सीने में रखे हुए था। इसी कारण उसने अपने एक ट्यूशन वाले अध्यापक के मुंह से सुनी एक बात को दिल में सजो कर रख लिया था। उसने अपनी माँ से अध्यापक की एक वार्ता के दौरान सुना था कि वो अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतों का सामान अपनी माँ के हाथों में ही रखते हैं और इसी कारण गांव जाते समय वो माँ, पत्नी और बच्चों की सारी ज़रूरतों का सामान एक साथ ही ले जाते हैं। आज जब उसे अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने अपनी सारी सैलरी माँ के हाथों में रख दी और एक असीम सुख का अनुभव किया और ईश्वर से दुआ मांगी कि आने वाली जीवन संगिनी भी उसकी इस भावना को समझे और हर पग पग पर उसका सहयोग करे। अंततः 1-2 साल बाद राजेश का विवाह माँ की ही पसंद की एक गुणवती पढ़ी लिखी युवती अनुरंजिता से कर दिया गया। शादी के बाद राजेश ने अपनी पत्नी से प्रथम मिलन में ही एक बात का आग्रह किया, मैं तुमसे बस एक बात की आशा करता हूँ कि तुम मेरी माँ और पिता को चैन की 2 रोटी और समय अवश्य दोगी, चाहे मुझे देना या मत देना। वो एक संस्कारिक और कामकाजी लड़की थी। पति के मुंह से सुनी ये बात उसे बहुत छोटी और सामान्य प्रतीत हुई और उसने हाँ करते हुए पति की इस इच्छा को जीवन भर निभाने का वादा कर लिया। अनुरंजिता का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ था जहां स्वतंत्र निर्णय लेने पर विशेष बल दिया जाता था। लेकिन यहाँ चूँकि वो नई आई थी, इसके लिए उसके सारे व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय उसकी सासू माँ ही लेती थी। जैसे कि राजेश ने अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारियाँ और निर्णय लेने का अधिकार माँ को ही दे रखा था। शुरू में तो ये कोई बात उसे नहीं लगी। उसने माँ का प्रेम समझकर उनकी भावनाओं को आदर किया और राजेश की भावनाओं का मान रखा। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए और परिवार बढ़ता गया, अनुरंजिता को लगने लगा जैसे उसकी आज़ादी का शोषण हो रहा हो और उसके व्यक्तिगत निर्णय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। उसे हर पल लगने लगा कि जैसे राजेश उसकी भावनाओं और उसके शौक का कोई ध्यान नहीं रखता। अब धीरे धीरे इस प्यार की नींव पर रखे नए रिश्तों में दरार पड़ने लगी। अनुरंजिता को सासू माँ के अधीन सभी निर्णय लेना मानसिक तनाव पैदा करने लगा। माँ भी धीरे धीरे अनुरंजिता के विरोध पर नकारात्मक सोच रखने लगी। अब इस नकारात्मक सोच के जन्म लेने से राजेश का जीवन भी नर्क बनने लगा। वो याद करता मास्टर साहब की उस वार्ता को तो उसे लगने लगा कि शायद उसका ये निर्णय एक गलत निर्णय था, क्योंकि एक पढ़ी लिखी जागरूक लड़की कभी किसी के अधीन रहना नहीं पसंद करेंगी और वैसे भी कोई किसी की गुलामी कैसे पसंद करता है। बच्चे बड़े हो गए
और इस तूतू मेमे में जीवन के बहुमूल्य 22 वर्ष गुजर गए। दोनों न कभी होटल गए और न फिल्म और न ही कहीं बाहर हिल स्टेशन। माँ को घर के इस माहौल से मानसिक तनाव की बीमारी हो गई। वो हर समय बहू से गालियों से बातें करने लगी। उन्हें बहू दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन और जादूगरनी लगने लगी। एक समय ऐसा आया कि सासू माँ ने बहू के हाथ का बना खाना भी खाना बंद कर दिया। माँ खाना न खाए तो राजेश के मुंह में कैसे रोटी का कोट जाए। समस्या गंभीर होती चली गई। जब एक हफ्ता बिना घर के खाना खाए बीत गया तो राजेश अनुरंजिता के पास इस समस्या का समाधान के लिए पहुंचा। अनुरंजिता स्वयं इस समस्या का समाधान चाहती थी, लेकिन वो माँ के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे लगता था कि नदिया के दोनों किनारों को नदी के पानी की प्यास होती है। यदि नदी सिमटकर अपना सारा जल एक किनारे को दे दो तो अवश्य दूसरा किनारा पानी के लिए तड़पेगा। यही काम जब पुरुष करता है तो परिस्थितियाँ हमेशा बिगड़ती है। कहीं पुरुष अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को इतना सम्मान दे देता है कि माँ बाप को अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। अन्यथा पत्नी की भावनाओं से खेलने पर तो एक परिवार ही उजड़ने की स्थिति में आ जाता है। पुरुष न तो महामानव है और न ही दानव। इसी कारण वो अक्सर अनजाने में और भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसी गलतियां कर बैठता है जो बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होती है। अनुरंजिता ने सामने खड़े निरीह परिस्थितियों से व्यथित राजेश की ओर देखा और फूटकर रो पड़ी और कुछ देर बाद अपने को संभालते हुए बोली, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले मेरे जीवन के खोए हुए सुनहरे 22 वर्ष वापस दे दो। असहाय राजेश ने अनुरंजिता को सीने से लगा लिया। कुछ देर मौन रहने के पश्चात उसने निर्णय किया कि वो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे। वो राजेश की स्थिति का पुनः अवलोकन करने लगी और पाया कि कभी कभी परिस्थितियाँ व्यक्ति को इतना बेबस कर देती है कि व्यक्ति भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय कर लेता जो उचित होते हुए भी गलत साबित होती है। और शायद वो भी उसकी जगह होती तो वो भी वही करते जो राजेश ने किया। अब उसने निर्णय लिया कि 22 वर्ष तो गुजर चुके हैं, वो तो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक सही निर्णय से आगे का सफ़र सुहाना बनाया जा सकता है। बिना अपराध के अपराधी को कटघरे में खड़ा देकर उसे अच्छा नहीं लगा और वो राजेश के सिर को अपनी गोदी में सहलाते हुए बोली, मैं माँ का दिल फिर एक बार जीतने का प्रयास करूँगी। राजेश को भी अनजाने में हुई अपनी गलतियों का पूर्ण एहसास था और उसने निर्णय किया कि वो नदी के दोनों किनारों की प्यास अपने निर्मल जल से बुझाते हुए आगे का सफ़र तय करेगा। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।